Hello, my dear students. In this class, we are going to discuss the unique behavior of carbon. Okay, so let hello, my dear students. This is the continuation of lecture related to carbon and its compound. In the previous lecture, we have talked about the covalent bond, and we have done some examples related to that covalent bond. Now, in this class, we are going to discuss about the unique behavior of carbon. So, this is the second part of this lecture. तो इसमें जैसे कि आपको पता है हमने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है आपका क्लास 10th का उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमने बनाया था कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन की। ओके, तो आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे पहले आपने कोई और एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, सोडियम एंड इट्स कंपाउंड। तो ऐसी चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आप जो चैप्टर पहला ऐसा पढ़ रहे हैं वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ऐसा क्यों कर पाता है, उन चीजों को जानते हुए हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डू कार्बन एटम फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, या व्हाई देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या व्हाई वी सेपरेटली स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉपर्टीज बतानी होती हैं, जिसमें आपको बताना है कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन इज एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं कि कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में सेल्फ लिंक हो जाते हैं। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है, और इस तरह से क्या है, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। लॉन्ग चेन मतलब बहुत सारी चेन्स बना सकता है। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि एक कार्बन है आपके पास में, हो सकता है कि दो कार्बन है, हो सकता है कि तीन कार्बन है। ऐसी जो चेन की लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो कार्बन एटम हैज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है, अब ये लॉन्ग चेन क्यों फॉर्म कर सकता है? लॉन्ग चेन फॉर्म करने के का रीजन क्या है कि जो चेन फॉर्म हो रही है वो सिंगल बॉन्ड से हो रही है, या डबल बॉन्ड से हो रही है, या ट्रिपल बॉन्ड से हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कार्बन एटम है ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन एटम्स आपस में ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और कार्बन एटम्स जो हैं आपस में ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं जो कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है, तो आपको जैसे एग्जांपल में क्या है कि आप एक एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड है मीथेन, जो कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा कंपाउंड आपको मिल सकता है, ये तीन कार्बन्स आपस में बॉन्ड कर गए, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया।
ठीक है। दो कार्बन भी आपस में बॉन्ड कर सकते हैं। इस केस में आपको क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा। ये जो चेन्स फॉर्म हो रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड से ही हो रही है। आपको ये दो कार्बन डबल बॉन्ड करते हुए भी मिल सकते थे यहाँ पे। ये एक और कंपाउंड मिल गया आपको, इथीन। ये दो कार्बन जो है आपस में हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी कर लें, और आपको एक और कंपाउंड मिल जाए, इथाइन। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स में देखो, दो कार्बन एटम्स लिए हैं, और दो कार्बन एटम्स के अलग अलग अरेंजमेंट से सिंगल बॉन्ड से एक अलग कंपाउंड मिल रहा है, डबल बॉन्ड से एक अलग कंपाउंड मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड से एक अलग कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है। ऐसे ही वन कार्बन के लिए हो गया, टू कार्बन के लिए आपके पास में हो गया, थ्री कार्बन के लिए हो गया। थ्री कार्बन में भी क्या हो सकता है कि एक कार्बन पेयर जो है डबल बॉन्ड कर रहा है, या एक कार्बन पेयर हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे। फिर ये चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं? जैसे ये वन कार्बन है, यहाँ पे आपको टू कार्बन की चेन दिख रही है। ये थ्री कार्बन है, फोर कार्बन की चेन हो सकती है, फाइव कार्बन की चेन हो सकती है, और इससे बहुत लंबी चेन एक बन सकती है, जिससे आपको क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स या डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके। तो कैटिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। और सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड करते हुए लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन की क्या होती है? टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन एटम जो है इसकी वैलेंसी कितनी है? फोर है। फोर वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि इट फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड। और फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स के केस में क्या होता है कि इसको फोर बोले तो टेट्रा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? टेट्रा वैलेंसी। तो एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड करेगा? फोर बॉन्ड्स करेगा, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा वैलेंसी करेंगे। कार्बन एटम फॉर्म्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। और फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स के कारण क्या होगा कि आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिल सकते हैं। जैसे क्या है कि हमने एक ये कंपाउंड लिया सी, दो कार्बन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ये सारे के सारे क्या कर दें, हाइड्रोजन्स लगा दें यहाँ पे। ठीक है। अब क्या हो कि इसमें फोर वैलेंसीज हैं, तो फोर डिफरेंट एटम्स बॉन्ड कर सकते हैं ना। अभी तो हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं। हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट्स हैं जो सिंगल बॉन्ड कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, कोई भी और हैलोजन आ सकता है, या फिर कुछ अलग ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो वन वैलेंट करते हैं, एज ए यूनिट बिहेव करेंगे और वन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या आ सकता था, CCOH। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ एटम हो गया। और ग्रुप ऑफ एटम मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे यहाँ पे। और ये फंक्शनल ग्रुप भी सिंगल बॉन्ड करता है। ओके। ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई और एटम मिल सकता था ग्रुप ऑफ एटम के बजाय। जैसे ग्रुप ऑफ एटम के बजाय कोई और एटम का हम एग्जांपल लें तो कोई हेलोजन ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। अभी मैंने यहाँ पर केवल एक एटम को चेंज किया है। मेरे पास ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे? ये सिक्स हाइड्रोजन्स हैं। हो सकता है सिक्स हाइड्रोजन्स में से दो को चेंज करना चाहूँ, एक को चेंज करना चाहूँ, तीन को चेंज करना चाहूँ, तो मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। तो ये जो टेट्रावेलेंसी है ये भी एक रोल प्ले कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर होती है आपको ये बात? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स।
कार्बन एटम क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आपस में फॉर्म कर सकते हैं या दूसरे एटम्स के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो कार्बन एटम कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड with other carbon atom or atoms like nitrogen, oxygen, sulfur। ओके, तो कार्बन एटम यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, केवल सिंगल बॉन्ड के अलावा वो क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। ये काम किसके साथ कर सकता है, कार्बन एटम के साथ कर सकता है, या और जो एटम्स हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज बताई हैं जो किससे रिलेटेड हैं, यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन से। इसमें एक है कैटिनेशन, एक टेट्रावैलेंसी और एक है आपका एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो मिलकर के लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, कैटिनेशन जो है ये कोई यूनिक बिहेवियर कार्बन का अपना है ऐसा नहीं है, और भी एटम्स हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, मतलब चेन्स बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये जो एटम्स हैं ये भी चेन बनाते हैं, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ चेन है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड्स में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी मल्टीपल बॉन्ड करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आप एग्जांपल देख रहे हो, ये कैटिनेशन की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं रखते हैं, कैटिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर टेट्रावेलेंसी कार्बन है, तो कार्बन जैसा इस ग्रुप में आपको सिलिकॉन मिल जाएगा, जर्मेनियम मिल जाएगा। ठीक है, टिन, लेड, ये भी हैं जो टेट्रावेलेंसी शो करते हैं, लेकिन टेट्रावेलेंसी शो करने के साथ साथ बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, वो नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है तीन प्रॉपर्टीज का, ये कॉम्बिनेशन है विच इज लीडिंग टू द यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। और वो यूनिक बिहेवियर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन। So I think this is clear to you. So now we will be moving towards our next topic. तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो क्या है यहाँ पे, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी, एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, देखो कोई भी एलिमेंट जो है अगर एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स में अकर करता है या एक से ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं। मतलब क्या है कि कार्बन, आपको प्योर कार्बन अलग अलग स्टेट में मिल सकता है। जैसे क्या है कि कार्बन आपको एक प्योर स्टेट इसकी होगी डायमंड। डायमंड आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। मान लो रियल में नहीं देखा है तो टीवी पर देखा होगा। तो आपने क्या देखा होगा कि भाई डायमंड एक ब्रिलियंस के साथ आता है, एक ओपेक सब्सटेंस है, ठीक है। ऐसे ही क्या है आपके पास में, आपने ग्रेफाइट देखा होगा, ग्रेफाइट तो सभी लोगों ने देख रखा होगा कि जो आपकी पेंसिल होती है उसकी जो लीड है जिससे आप लिख रहे हो, वो ग्रेफाइट से बनी हुई है। अब डायमंड की अपीयरेंस और ग्रेफाइट की अपीयरेंस दोनों ही डिफरेंट है ना। तो दोनों को ही इनिशियली क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंस समझा गया, ठीक है।
लेकिन जब हम केमिकली इसको एग्जामिन करने लगे तो हमें क्या पता चला कि भाई डायमंड भी कार्बन से बन रहा है और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन से ही बन रहा है। तो इसलिए दोनों ही सेम एलिमेंट हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब डायमंड के बारे में आप क्या क्या जानना चाहिए आपको, कि भाई इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या रहेगी इसकी, इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तीसरी बात आपको क्या जानना है, कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तीसरी बात आपको क्या जाननी है, कि जो एक डायमंड का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है, कि इसमें जो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम फोर डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और ये सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपको जो शेप मिलेगी डायमंड की, वो एक जाइंट मॉलिक्यूलर शेप मिलेगी। ठीक है। तो ये जो जाइंट मॉलिक्यूलर शेप बन रही है वो कैसे बन रही है, कि एक कार्बन एटम जो है फोर डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड कर रहा है, और इस तरह से एक चेन, एक नेटवर्क डेवलप हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइंट मॉलिक्यूलर शेप। तो ये बातें हैं जो आपको डायमंड के बारे में याद रखनी है। इसके बाद आता है क्या, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को आप डायमंड के साथ कंपेयर करें तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, कि डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। क्या ग्रेफाइट हार्डेस्ट होता है? नहीं, हार्ड भी नहीं होता। जैसे क्या है कि आप पेंसिल को ज्यादा जोर से दबा दोगे तो वो ब्रेक भी हो जाता है ना। ब्रेक क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो इतना हार्ड नहीं है, तो इट इज ए सॉफ्ट सब्सटेंस। ये बात समझ में आती है। दूसरा क्या है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको क्या बताया डायमंड के बारे में, डायमंड में इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि कार्बन के पास में है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो गए, बॉन्डिंग में यूज हो गए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो किसको करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स को करवाना है। अब डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो नहीं है, फ्री नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में क्या होगा, डायमंड जो है इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है तीन कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो ऐसे में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ये बात। फिर आपको डायमंड मैंने क्या बताया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बताया। ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एक्चुअली ग्रेफाइट को क्या है, थर्मल शील्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, हीट शील्डिंग में यूज किया जाता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
ओके। नाउ जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का वो कैसा होता है? वो भी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लेयर्स में बनता है। मतलब क्या है कि एक लेयर बनेगी ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर बनेगी, उसके ऊपर एक तीसरी लेयर बनेगी, और इस तरह से ये जो लेयर्स हैं अपने हाई मॉलिक्यूलर मास की वजह से वेंडरवॉल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रही है। ओके। तो इट हैज a layered structure. A layer is formed by a carbon atom bonding with three different carbon atoms, leading to a hexagonal. तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट रहेगा जिसमें वन कार्बन एटम जो है थ्री डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड कर रहा है, और उसमें ये जो लेयर्स हैं ये आपस में क्या करेंगी, एक जैसे मैं आपको ये लेयर्स दिखा सकता हूँ इस तरह से। तो ये एक लेयर बन रही है, ये इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बन सकती है, दूसरी लेयर पे एक, दोनों में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी की वजह से ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट नेचर का होता है। अब ये सॉफ्ट सब्सटेंस है, इसलिए इसको यूज कहाँ पे करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे आप कैरम बोर्ड, अगर आप कैरम खेलते हैं तो आप कैरम बोर्ड पर एक वाइट पाउडर ऐड करते हैं। उस वाइट पाउडर को ऐड करने से क्या होता है कि जो आपके स्ट्राइकर्स हैं वो इजीली मूव करने लगता है। ठीक है, तो पाउडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइकर और कैरम का जो बोर्ड है उसके ऊपर, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। ऐसे में जो स्ट्राइकर है उसके नीचे क्या है, जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो रोल कर रहे हैं। वैसे ही सॉलिड लुब्रिकेंट में भी ये पाउडर क्या है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो ग्रेफाइट भी एक सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे काम करेगा, है ना। इसको हाई टेम्परेचर पे जो मशीन्स चल रही हैं, जहाँ पे क्या है कि अगर आप लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह यूज करोगे तो वो क्या है, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ऐसी जगहों पे क्या यूज किया जाता है, ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है वो क्या है, फुलरीन्स। तो अब देखो भाई क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन अकर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ डायमंड अकर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट अकर करेगा, या कोई कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये कार्बन अगर स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर अकर कर रहा है, तो वहां पे क्या है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है कि वो प्रेशराइज कर दे और उससे जो एटम्स हैं वो बहुत क्लोज आ जाए। ऐसे में क्या होगा, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है अराइज होता है कार्बन का। मतलब ये कहाँ पे होगा, लो प्रेशर जहाँ पे रहेगा वहां पे होगा, है ना। स्पेस डस्ट में अगर आपको कार्बन मिल रहा है तो वो फुलरीन्स के फॉर्म में मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन के जो 60 से लेके 600 एटम्स
ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, फुल रिंग्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये जो नेम है ये क्यों दिया गया है कि एक आर्किटेक्ट हैं बकमिनिस्टर फुलरिंग, बकमिनिस्टर फुलरिंग। इन्होंने क्या है कि डोम लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए, ये चीज बताई थी। तो और वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है, फुलरीन्स का होता है, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, फुलरीन्स। तो किसके लिए दिया गया, बकमिंस्टर फुलरीन, और ये साइंटिस्ट नहीं है, कौन है, आर्किटेक्ट। ओके, तो इसमें जैसे C60 की बात करें हम, तो C60 का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि इसमें ये सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अब सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपने अगर जी सॉसर बॉल देखा है, तो उसमें आपको कुछ हेक्सागन्स बने हुए दिखाई देंगे, कुछ पेंटागन्स बने हुए दिखाई देंगे। आप पेंटागन्स को देखोगे तो एक पेंटागन दूसरे पेंटागन को टच नहीं कर रहा होता है, हेक्सागन्स आपस में टच कर रहे होते हैं। तो 60 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, तो क्या रहेगा यहाँ पे, 12 पेंटागन्स रहेंगे और 20 हेक्सागन्स रहेंगे। ठीक है, टोटल फेसेस कितने हो गए यहाँ पे, 32 फेसेस हो गए। 32 फेसेस में से 12 क्या हैं, पेंटागन्स हैं, 20 क्या हैं, हेक्सागन्स हैं। एक पेंटागन को जो सराउंड कर रहा होगा वो कौन होगा, हेक्सागन होगा। मतलब कि कोई भी पेंटागन आपस में टच नहीं कर सकते हैं। तो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ऐसा एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको।